हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। विश्वव्यापीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत एमए के बच्चों के लिए सोशोलॉजी का जो यहाँ पर है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। हम आज जो यहाँ पर करेंगे भारतीय योजनाओं की नीतियों के मुख्य तत्व। देखिए, ये पंचवर्षीय योजनाएं जो थी जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो भारत में पंचवर्षीय योजना की बहुत लंबी कतार है और सभी में कुछ कुछ जो है हमने हासिल किया ही किया है। देखा जाए ये बुक जब छापी गई थी उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना का शुभ आरंभ हुआ था। तो इसके बारे में आपका विस्तार पूर्वक आगे हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी उन योजनाओं के अंतर्गत भारतीय योजनाओं की नीतियों का मुख्य तत्व कौन कौन से थे। देखिए, पंचवर्षीय योजना तो बनाई गई और ये काफ़ी सक्सेस भी हुई और कई जगहों पर फेल भी हो गई। कई जगह तो 3 वर्षीय योजना में हो गई, बदल गई है, और कहीं कुछ बदल गई, क्योंकि उस समय भारत कई तरह की जो है समस्याओं से गुजर रहा था जिनके कारण पंचवर्षीय योजना फेल हुई। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं की जो है काफ़ी यहाँ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ही भारतीय योजनाओं की नीतियों के मुख्य कौन कौन से तत्व थे इसका जो है हम अभी वर्णन करेंगे और हर एक पहलू को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो नीतियों के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत यानी योजनाओं के मुख्य नीतियों के अंतर्गत पहला तत्व तो यही आता है कि मिश्र अर्थव्यवस्था यानी मिक्स इकोनॉमिक्स का जो है प्रयोग किया गया। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान था। कहते हैं भारत की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीतियों को अपनाना था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अपना एक विशेष स्थान था। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में आने वाले जो है काम स्पष्ट किए गए। जो कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में जो जो कार्य हो सकते थे उन कार्य को जो है स्पष्ट रूप में परिभाषित किया गया और देश के आधारभूत उद्योग और सार्वजनिक सेवाएं सरकारी क्षेत्र में रखे गए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश के आधारभूत उद्योग और सार्वजनिक सेवाएं सरकारी क्षेत्र को ही सौंप दी गई, जबकि कुछ साधारण काम और उपभोगी वस्तुओं के उत्पादन को निजी क्षेत्र में रखा गया। देखिए दोस्तों, ये बात यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि कुछ क्षेत्र अगर निजी हाथों में हो और ये सार्वजनिक हाथों में हो तो इसका अपना ही महत्व रहता है। कहते हैं कोई भी चीज़ का तभी महत्व रहता है जब वो निजी क्षेत्रों में रहता है, क्योंकि निजी क्षेत्र में लोग बहुत ही काफ़ी मेहनत से आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सार्वजनिक सरकारी क्षेत्रों में इनको रखना कहते हैं सही मानने में सही नहीं रहता है। और ये आप जानते भी होंगे, आप सरकारी कोई दफ्तर में चले जाइए, वहाँ पर आपको तरह तरह की जो है प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वही अगर आप निजी क्षेत्र में चले जाते हो, निजी जहाँ प्राइवेट सेक्टर होती है वहाँ चले जाते हो, तो वहाँ बहुत ही सम्मान और समय रहते आपका काम पूरा हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सरकार ने उस समय फैसला लिया कि दोनों चीज़ों को जो है मिश्र अर्थव्यवस्था का सरकारी क्षेत्र में भी रखा गया, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों में भी रखी गई और निजी क्षेत्रों में भी इसका समावेग रखा गया। इस तरह देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाबंदी में मिश्र अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया, क्योंकि ये योजना में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि भारी उद्योग। देखिए, भारत को अगर आगे बढ़ना था तो भारी उद्योगों का जो है साथ भी चाहिए था, इसलिए हैवी इंडस्ट्री का यहाँ पर जो है भारतीय योजनाओं में मुख्य तत्व के रूप में देखा गया। कहते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप में नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि लंबे समय में औद्योगिकरण की दर और अर्थव्यवस्था का विकास कोयले का उत्पादन, बिजली, लोहे और इस्पात, भारी मशीनों और भारी रसायन और भारी उद्योगों पर निर्भर करता है। जनरल सी बात है, कोई देश अगर कहते हैं प्रोग्रेस करता है, आगे जब बढ़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है उद्योग, भारी उद्योग का अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन जनरल सी बात है, अगर हम भारत की तरफ अगर रुख करें तो भारत जो है कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, तो इसका काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर अगर हम इसके भारी उद्योगों के रूप में देखें तो उत्पादन, बिजली, लोह और इस्पात, भारी मशीन, भारी रसायन और भारी उद्योग पर निर्भर करता है, जिसका पूंजी निर्माण की दर में काफ़ी वृद्धि होती है। और इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय उद्योग के विकास के लिए नीतियों को स्पष्ट करते
कहा था कि यदि हम औद्योगिकरण करना है तो यह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हमारे पास भारी उद्योग हो जिनके द्वारा मशीन का निर्माण हो सकता है। यानी जनरल सी बात है, जब पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो इस बात को बेखूबी ध्यान में रखा गया कि अगर हमें आगे प्रोग्रेस करना है तो हमें जो है हमारी भारी उद्योगों के द्वारा जो है मशीनों का निर्माण करना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखा जाए जब ब्रिटिश भारत में राज कर रहे थे तो उन्होंने जो है हमारे उद्योगों को ही, जो छोटे मोटे उद्योग तो उनको ही नष्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये उद्योग जो है इन देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अपना उद्योग उन्होंने चलाने के लिए छोटा उद्योगों को नष्ट कर दिया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत में इन चीज़ों का प्रावधान किया गया तो उन्होंने जो है उद्योगों को महत्व रखा। इवन कि महात्मा गांधी जी का भी विचार यही था कि अगर हम कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र को आगे विकास करते हैं तो हमारा देश जो है जनरली सी विकास की उस सीमा तक पहुंच जाएगा जिसकी हमें लालसा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उपभोगी वस्तु यानी कंजप्शन ऑफ गुड्स। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उपभोगी वस्तुओं को आगे बढ़ाना। पंचवर्षीय योजना का ये महत्वपूर्ण तत्व था कि देखा जाए तो भारतीय योजनाबंदी की आर्थिक नीतियों का जो एक मुख्य जो है तत्व है यह है कि इस द्वारा देश में उपयोगी और वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना। यानी देखा जाए तो उपभोगी वस्तुओं की मांग को अगर हम लेके चलते हैं तो भारतवासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और पंचवर्षीय योजनाओं में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया कि उपयोगी वस्तुओं को कैसे मांगों को हम पूरा करें। भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए उपयोगी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपभोगी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना नीति का एक उद्देश्य रह गया। और इसमें इस बात का भी एहसास किया गया कि आने वाले समय में भारतीय लोगों की आमदन में वृद्धि होने के कारण ये जरूरी होगा कि उपयोगी वस्तुओं को जो है उत्पादन में वृद्धि की जाए। जनरल सी बात है, जैसे जैसे भारत की जनसंख्या आगे बढ़ेगी उनकी मांगें भी बढ़ेगी, और मांगों को जो है हाथों के द्वारा किया गया कार्य से पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए जनरल सी बात है कि इसको हम जो है बड़े बड़े मशीनरी को लाएं और उत्पादन जो है 4 गुणे तरीकों से करें। तो इसीलिए ये बात को जो है बहुत महत्वपूर्ण रखा गया इस बात के लिए, और ये पंचवर्षीय योजना का मुख्य बात थी। कहते हैं अगर देखा जाए तो भारतीय लोगों की आमदनी में वृद्धि होने के कारण जरूरत होगी और उपभोग वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो, ताकि आने वाले समय में लोगों की जरूरतों को पूरा बहुत ही आसानी से किया जा सके, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें घरेलू बचतों में वृद्धि, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंक्रीजिंग ऑन डोमेस्टिकल सेविंग। कहते हैं दोस्तों अगर आप अपनी आवश्यकता तभी पूरा कर सकते हो जब आप घरेलू बचतों में अगर वृद्धि करते हैं, जैसे सामान होता है, पैसे होते हैं, कमाते हो, कहते हैं उनमें बचत करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आप आगे अपने जीवन को बढ़ा सकती हो। तो ये घरेलू बचतों की वृद्धि के अंतर्गत यही है इंक्रीजिंग ऑफ डोमेस्टिकल सेविंग। भारतीय योजनाबंदी में नीति का एक तत्व यह है कि देश में बचतें हमें उत्साहित किया जाएगा, यानी भारत में बचत करने के लोगों को जो है उत्साहित किया जाएगा। आपको पता है पुराने समय में भी ऐसा होता था, लोग अपने जो है कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए जो है जमा करके रखते थे। तो उस समय तो मुद्रा हुआ करती थी, सिक्के सोने के हुआ करते थे, चांदी के हुआ करते थे, तो वो लोग जो है बड़े बड़े मटकाओं में धरती में गाड़ देते थे, क्योंकि उसमें बैंकों की बहुत अभाव थी, बैंक होती नहीं थी। तो बचत करने की आदत हमारे पूर्वजों में है, तो इसलिए भारत में ये सबसे महत्वपूर्ण बात को रखी गई कि जो है लोगों को जो है बचत करने की नीतियों का जो है उत्साहित किया जाए, उनको जो है प्रोत्साहन किया जाए, और इस उद्देश्य की पूर्ति में काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। पहली पंचवर्षीय योजनाओं में बचतों की दर जो है 6%, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में बचतों के 6% सालाना थी, यानी सिर्फ 6% लोग जो है सालाना बचत करते थे, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 20% कर दी गई। काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 6% था, और आगे बढ़ा के जो है इसको पंचवीं पाँचवर्षीय योजना में 20% कर दिया गया, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में बचत की वृद्धि करने का उद्देश्य रखा गया। और देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में बचत करने की प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बचत जो है हमारे देश का पूर्वजों से आ रही एक परंपरा सी हो गई है, तो इसीलिए सरकार ने जो है घरेलू बचतों में वृद्धि करने की प्रावधानों को यहाँ पर परवान चढ़ाया। अगली पॉइंट की अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है
सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय योजनाबंदी की नीति का एक अन्य विशेषता यह है कि इस द्वारा जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के योगदान पर ज़्यादा जोर दिया गया है और देश में आरंभिक और आधारभूत उद्योग जैसे बैंक बीमा, रेलवे, भारी सामाजिक भलाई के उद्योग सरकारी क्षेत्र में रखे गए ताकि और आधारभूत उद्योग का जो है विकास हो सके। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे कि आपको पता है जो है बैंक, बीमा, रेलवे, भारी सामाजिक भलाई के उद्योग सरकारी क्षेत्र में रखे गए ताकि लोगों को ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जा सके, क्योंकि हमें पता है कि लोगों को जितना हम सुविधा देंगे उतना भारत जो है आगे विकसित होगा। और इस तरह उद्योगों के विकास के लिए सामाजिक पूंजी जैसे कि सड़कों, नहरों, बिजली, आवागमन के साधनों का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि सरकारी क्षेत्र द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र सामाजिक ऊपरी पूंजी के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण रहता है और ये आज ज़रूरी भी है। कहते हैं सड़कों, नहरें, बिजली के साधनों का जो है महत्वपूर्ण विकास जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो निर्यात में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ एक्सपोर्ट। देखिए, एक्सपोर्ट करना किसी भी देश के प्रोग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देश में विदेशों से मशीनों और अन्य कच्चे माल प्राप्त करने के लिए विदेशी पूंजी की जरूरत पड़ती है। जनरल सी बात है, देश में विदेशों से मशीनों और अन्य कच्चा माल प्राप्त करने के लिए विदेशी पूंजी की जरूरत पड़ती है और यह विदेशी जो है निर्यात में वृद्धि करके जरूरत वृद्धि प्राप्त करना योजनाबंदी नीतियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि हमें पंचवर्षीय योजनाओं में जो है निर्यात में वृद्धि का बातों का महत्व दिया गया और भारत में भुगतान काफ़ी बाकी की स्थिति में देखने के पता लगता है कि भारत के भुगतान बाकी हमेशा प्रतिकूल रहा है। जनरल सी बात है, भारत में ये प्रतिकूल होना स्वाभाविक बात थी, इसलिए हर एक योजना की नीति का निर्माण करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया कि निर्यात में वृद्धि करके विदेशी पूंजी प्राप्त की जाए। जनरल सी बात है, अगर भारत ने तरक्की करना है तो विदेशी मुद्रा को भारत में लाना है। अगर विदेशी मुद्रा भारत में आता है तो जनरल सी बात है भारत जो है महत्वपूर्ण देश बन जाएगा, अपनी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, आपने देखा होगा, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं जो अपने सपनों का महल जो है विदेशों में बना रहे हैं और इससे भारत की जो है अर्थव्यवस्था और भी खस्ता बनता चला जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय मुद्रा का ये उपयोग जो है विदेशों में कर रहे हैं, विदेशों में अपने महल बनाने के लिए। तो जनरल सी बात है, हमारी जो करेंसी का जो है वैल्यू कम जाती है, क्योंकि हमारे देश में सारे लोग जो है अमीर नहीं हैं। कहते हैं गिना चुना व्यक्ति ही जो है अमीरी की कैटेगरी में आते हैं। अगर ये अपने सपनों का महल विदेशों में बनाएंगे तो जनरल सी बात है भारत कभी भी जो है गरीबी रेखा या अविकसित से कभी छुटकारा नहीं पा पाएगा। और ये बात सोचना चाहिए, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है कनाडा विदेश जाने की बातें करते रहते हैं, ठीक है, हम जाते हैं वर्ल्ड टूर पे जाते रहते हैं, तो इससे भारत का मुद्रा जो है कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर आप कहीं भी जाओगे तो अपने जो है रुपीस को जो है कन्वर्ट करोगे ही करोगे मुद्राओं में जो वहाँ की करेंसी होगी। तो इससे क्या होता है कि भारत की मुद्राओं में, जैसे हम विदेशियों वालों के आमंत्रण करते हैं अपने देश में कि वो आएंगे और हमारी मुद्रा को जो है मजबूत करेंगे, क्योंकि वो अपने साथ डॉलर लेके आते हैं और भारत में इसका उपयोग करेंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। लेकिन अगर हम विदेशों की तरफ आकर्षित होते हैं तो जनरल सी बात है वहाँ के देशों का जो है मुद्रा काफ़ी मजबूत होगी। तो ये बात कहते हैं ना, जैसे हमारे देश के लिए लागू होता है वैसे विदेशों के लिए भी लागू होता है। तो जनरल सी बात है, आज देख लीजिए, हर एक नौजवान के मुंह से सुन लीजिए, सबका सपना जो है विदेशों में घूमने का है, वहाँ का वीज़ा प्राप्त करना, यहाँ का वीज़ा प्राप्त करना, वहाँ ये आम बचपन जो है व्यक्तियों में आम बात देखने को मिलता है। तो भारत की करेंसी कैसे मजबूत होगी? भारत में देखिए, हम जितना निर्यात करते नहीं उतना आयात कर लेते हैं। भारत में निर्यात की संख्या बहुत ही कम है। आप जितने भी भारत में देखिएगा, बाज़ारों में चले जाइए, वहाँ पर आपको विदेशी चीज़ें ही आपको देखने को मिलेगा। भारतीय उद्योग के बनाए हुए सामान तो आपको रेयर ही नज़र आएगा, और आएगा भी तो महंगा है, इस वजह से वो लोग खरीद नहीं पाते हैं। जितने भी आपको सामान देखा सारे विदेशी होते हैं। तो जनरल सी बात है, विदेशों वालों ने हमारे देश में व्यापार करने का जो नीति अंग्रेज़ों के समय अपनाई थी, आज भी वो नीति कायम है
और इससे भारत के जो है अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं होगी। सरकार जितना मर्जी कह ले कि हमारा जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर गया है, जीडीपी बहुत अधिक है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे देश का जीडीपी जो है 4 से 3 के पास है। और ऐसे कई कई राज्य जो हैं जो 0.3 पे बिलोंग करते हैं। अब समझ सकते हो कि भारत की जीडीपी कितनी जो है गई गुजरी है, और वही विदेशों की जो जीडीपी देखोगे तो लाखों के ऊपर पार कर चुकी है। तो कैसे हम ना कहें कि भारत गरीब देश बनाया जा रहा है। और ये बनाने में नौजवानों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि नौजवान ये नहीं सोचते कि हमारे देश में रह के अपने देश को प्रोग्रेस किया जाए। सारे जो नौजवान होते हैं विदेश की तरफ ही अपने नज़रें करे होते हैं। इसी कारण तीसरे पंचवर्षीय वार्षिक योजनाओं के खबरे में कहा गया कि पुरातन समय में एक मुख्य दोष यह रहा कि देश की विकासवादी नीतियों में निर्यात के उतना महत्व नहीं दिया गया। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना बनाने वाले लोगों ने इस बात का भी अनुसरण किया कि पंचवर्षीय योजना में हमने उन बातों को महत्व नहीं दिया जो हमें देना चाहिए, और निर्यात को हम उतना महत्व नहीं दिए, हमने सिर्फ आयात किया, जिसके भारत से कारण जो है भारत की मुद्राओं में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। आपको पता है कि आज भी डॉलर का कीमत भारत में 60 के आसपास ही रहा है, यानी भारत की मुद्रा जो अगर देखा जाए तो डॉलर का $1 जो है भारत के 60 रुपये के बराबर है, और पहले भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। तो जनरल सी बात है कि अब कोई हम प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है। 1-2 रुपया कम या अधिक हो जाने से कोई देश जो है विकासशील नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो विदेशी सहायता यानी फॉरेन एड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। विदेशी सहायता, भारत में जनाबंदी योजना को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने पर भी जोर दिया गया, और विदेशी कर्जों को जो है भार दिन पर दिन बढ़ने के कारण इसके ब्याज के लिए काफ़ी जो है रकम खर्च हो जाती है, यानी ब्याज चुकाने में ही जो है खर्च। अब मैंने अभी बताया आपको कि जितना जो है विदेशों से मुद्रा भारत में आएगा भारत के लिए अच्छा होगा। अगर हम अपने देश की मुद्रा दूसरे देश में खर्च कर रहे हैं तो जनरल सी बात है भारत कमज़ोर होगा। इसलिए जो विदेशी सहायता जो हम प्राप्त करते हैं, विदेशी सहायता इसलिए दी जाती है क्योंकि इस देश को गरीब माना जाता है, और ये कर्ज के रूप में होता है। हम जो कर्ज लेते हैं उसके ब्याज चुकाने में ही हमारा सारा धन खर्च हो जाता है। सोचिए, विचार कीजिए कि भारत सरकार ने कितने तरह के कर्ज जो है दूसरे देशों से लिया है, और हम पाकिस्तान को कोसते रहते हैं कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा है। अगर आप एनालाइज कर लो भारत की कर्ज की, तो आपको खुद ही जो है इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। कहते भारत भी कर्ज उसी तरह से ले रही है जैसे पाकिस्तान है, क्योंकि हम अपने संसाधनों को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम अपनी योग्यताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं। आज जो भी नौजवान है भारत के, वो सब विदेश की तरफ रुख करते हैं। भारत की जो है कर्म भूमि बनाने के लिए वो अग्रसर नहीं है, और जिन्होंने कर्म भूमि बनाया उनके कारण भारत का जो है चारों चांद लग गई। अब देखिए, कहते हैं महामहिम APJ अब्दुल कलाम भी भारत को जो है अपनी कर्म भूमि बनाया है, और उनका मिसाइल जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और विदेश वाले इस मिसाइल को लेना चाहते हैं। तो इन्होंने जो है देश का नाम गर्व जो है ऊंचा किया। लेकिन हम जब विदेशों में जाके ही अपना ज्ञान का इस्तेमाल करें तो जनरल सी बात हमारे देश को क्या फ़ायदा होने वाली है। कहते महामहिम APJ अब्दुल कलाम के समक्ष भी बहुत सी चुनौतियां थी। अगर आपने इनके जीवनी पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा। अग्नि उड़ान जो है इनमें बहुत सी उन्होंने अपनी जीवनी में बताई है, बहुत सी समस्याओं को उन्होंने जिक्र किया था जो एक आम गरीब बंदों के साथ होता है, लेकिन फिर भी ये हारे नहीं। और कहते ये नहीं कि विदेशों से इनको ऑफ़र नहीं आया, विदेश से भी आया। इवन कि आप बिस्मिल्लाह खान की ही बात कर लीजिए, उनको भी विदेश से बहुत से ऑफ़र आई कि आप यहीं शहनाई बजाइए, लेकिन किसी जो महान थे उन्होंने कभी विदेशों को अपना कर्म भूमि नहीं बनाया। उन्होंने भारत को कर्म भूमि बनाया, और भारत को जो है उन्होंने चारे चांद लगा दी। तो ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है भारत में। कहते हैं दोस्तों, सरकार आपकी सहायता नहीं करेगी, मैं मानता हूँ। जो आपके टैलेंट है आप मेहनत करके कोशिश करके आगे बढ़ाइए। मैं जानता हूँ कि भारत में एक समस्या है, कुछ नई चीज़ें कोई बच्चे बनाते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो कमेंट अगली बार ही आ जाती है कि ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन इसकी महत्ता को कोई नहीं समझते कि उसने बहुत ही मेहनत किया है, कुछ उसमें बदलाव करके और बेटर किया जा सकता है। तो हम तो सिर्फ जनरल सी बात जानते हैं कि भारत में एक सिलसिला चलती आ रही है कि विदेशी चीज़ों को जो है हम कॉपी कर लेते हैं और अपना नाम पैटर्न कर देते हैं, मेड इन इंडिया कर देते हैं। तो ये सही नहीं है। भारत में जितने भी सामान आ रहे हैं
कोई भी कंपनी अगर देख लीजिए सब विदेशी है। भारत में स्वदेशी चीज़ों का निर्माण ही नहीं हो रहा है और सरकार कहती है स्वदेशी हम बना रहे हैं, स्वदेशी बना रहे हैं। सारे कठपुतले जितने भी पुर्जे उर्जे होते हैं सब विदेश से आ रहे होते हैं और हम यहाँ असेंबल कर लेते तो हम कहते हैं भारत में ही मैन्युफैक्चर हो गया। तो ये गलत है। तभी तो भारत जो है बहुत ही इनका दशा जो है बहुत बेकार है जीडीपी की, तो आप भी जानते हो। और इसी कारण जो है हम कर्जों में डूबे हुए हैं और इसलिए जो है योजनाबंदी की नीतियों में विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुझाव दिए गए। देश में खेतीबाड़ी लोगों का मुख्य धंधा है। इसमें सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की मदद से देश में उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। जनरल सी बात है, पैसा आएगी विदेशी मुद्रा तो भारत में आवश्यकताएं पूरी होगी और उससे जो है उत्पादन बढ़ेगी। लेकिन भारत के लोगों ने इस बात को नहीं एनालाइज किया कि हम अपने सामान को जो है विदेशों में भेजें और इससे जो है विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगा। ये हुआ ही नहीं। कारण क्या था कि एग्रीकल्चर भी आज एग्रीकल्चर, चूँकि भारत आपको पता है कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है और आज भारत जो है कृषि प्रधान देश भी अब क्या कहलाएगा। सारे जितने भी ज़मीन थे उसमें बड़े बड़े जो है अर्बनाइजेशन हो गई, जो भूमि थी उनकी छोटी छोटी बाँट हो गई और जो कृषि करने वाले नवयुवक थे वो विदेशों की तरफ पलायन कर गए। तो कृषि जो है आज पिछड़ गई है भारत में। आपने देखा होगा कई बार हमारे देश में प्याज की समस्या, जो लहसुन की समस्या, कभी कोई चीज़ की समस्या, कभी कोई चीज़ की समस्या आता रहता है और सोचिए ये विदेशों से मंगवाई जाती है क्योंकि भारत में इनकी शॉर्टेज हो जाती है तो हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता है, जबकि भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। तो सोचिए कि हमारा अर्थव्यवस्था कहाँ पर जो है बिलोंग कर रहा है। अगली अगर हम पॉइंट की बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संतुलन विकास की नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। संतुलन विकास की नीति भी अपने जगह पर काफ़ी महत्वपूर्ण थी और पहली पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट किया गया था कि भारत की योजनाबंदी के मुख्य नीति देश के संतुलन का विकास करना है। जैसे कि योजना में यह स्पष्ट किया गया था कि भारत में विशाल साधन है और संतुलित विकास प्राप्त करने के लिए अनुकूल स्थिति पाई जाती है। जनरल सी बात है, भारत में हर तरह की कंडीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका जो है इस्तेमाल हमारे नौजवान नहीं कर पा रहे हैं। यानी इंडिया इज विद देयर इज अ वेरी रिसोर्सेज कंडीशन एंड फेवरेबल फॉर द सिक्योरिंग ऑफ बैलेंस पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट। यहाँ पर साफ बोला गया है कि यहाँ पर सब कुछ है लेकिन हम उसको जो है सही तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं है। इस तरह देखा जाए तो नीतियों की झलक दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में नज़र आती है और दूसरी योजनाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में सार्वजनिक नीति और राष्ट्रीय कोशिशों का मुख्य उद्देश्य तेज़ी से और संतुलित आर्थिक विकास प्राप्त करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। भारतीय योजनाओं में उद्योग, खेतीबाड़ी, आवागमन, बिजली, सिंचाई, सड़कों, रेलों आदि के विकास की तरफ ध्यान दिया गया और उद्योगों में भी एक तरफ घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए कदम उठाए गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय योजनाओं में उद्योग, खेतीबाड़ी, आगमन, बिजली, सिंचाई, सड़कें, रेल आदि का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण था। यदि हम अगले पॉइंट की बात करें, अगले तत्व की बात करें पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत, तो सभी क्षेत्रों का जो है संतुलित विकास होना बहुत ज़रूरी है। योजना योग अनुसार विकास की नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। योजना आयोग ने यहाँ पर सही बात रखी कि हमें ऐसे नीतियों का अनुसरण करना चाहिए जिससे जो है हर एक क्षेत्र को सही मार्गदर्शन मिले और सही विकास जो है संतुलित स्थापित किया जा सके। जब तक बैलेंस यहाँ पर नहीं बनेगी तब तक वीडियो एज अ और कोई भी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं होगी। एडवाइस एज टू लीड टू अ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। यहाँ पर बहुत ही जो है सरलतापूर्वक शब्द को कहा गया है। इस प्रकार भारतीय योजनाबंदी की इस नीति अनुसार भारत को अलग क्षेत्र में संतुलित विकास के लिए कोशिश की गई है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर एक वर्ड जो है बहुत ही तकलीफ देती है कि कोशिश किया गया है। कोशिश हुई नहीं, कोशिश की गई है। इसका भाव यही है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में देश के क्षेत्रों के पिछड़ापनों को जो है मुख्य रखकर निवेश और इस प्रकार किया जाता है ताकि सभी क्षेत्रों को संतुलित विकास हो। अब देखिए ये पंचवर्षीय योजनाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि सभी क्षेत्रों का जो है संतुलित विकास हो। आपको मैं बता दूं कि भारत में इसके प्रति भी राजनीतिक होती है। जिस क्षेत्र में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनी हुई होती है उन क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा देखने को मिलती है।
लेकिन जिन क्षेत्रों में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं होती है, उन क्षेत्रों में विकास जो है बहुत धीमी गति से होती है। और इसका कारण क्या हो सकता है? ये बड़ी अफसोस की बात है। तभी तो मैं कहता हूँ ये जो जितने पार्टी है, मल्टी सिस्टम पार्टी है, वो देश को जो है खोखला करते चले जा रही हैं। और आने वाला समय में देखिए, भारत कभी भी तरक्की नहीं करेगा, इस बात को ये बताने के लिए सक्षम है। क्योंकि ये पार्टियां कभी भारत के लिए कार्य करती ही नहीं है। ये जितने भी पार्टियां भारत की, सब के सब सिर्फ अपना सीट बचाने में और अपना जेब भरने में लगे रहती हैं। इवन कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कई बार, ऐसे ऐसे पार्टी के नेताओं के पोल खोल रहे होते हैं जो कि लाख से स्टार्ट करते हैं और अरब रुपया का जो है महल खड़ा कर लेते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि क्या 2-3 लाख प्रति माह के सैलरी से क्या अरबों रुपया का जो है महल खड़ा किया जा सकता है? संभव ही नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये लोगों ने जो कार्य सरकार ने गरीब जनता के लिए दिया था, लोगों के लिए दिया था, उन्होंने सब के सब जो है अपने जेब में भर लिया। फिर भी इनकी सरकार हर राज्य में बन रही होती है। तो आप देखिए, लोग भारत के कितने समझदार हैं और कितने इंटेलिजेंट हैं कि इन नेताओं के इतने कालागुजारी होने के बावजूद भी इनको जिताए जा रहे होते हैं और इनकी सरकार बनाई जा रही होती हैं। तो भारत का दुर्भाग्यपूर्ण ही बात है ना कि जिन नेताओं के इतना करप्शन निकल रही होती है, उनको आप आगे बढ़ा रहे होते हो। और मैं ये जानता हूँ कि अगर जो सरकार चल रही होती है, अगर वो दूसरा सरकार बदल जाता है तो इनके भी करप्शन की बहुत लंबी लिस्ट निकल जाती है। ये लेकिन क्यों? आखिर जब भी कोई शपथ ग्रहण करता है तो ये ग्रहण करता है कि भारत के अखंडता की हम रक्षा करेंगे, भारत को हम अपने मन से, तन से, धन से जो है रक्षा करेंगे, हर तरह की सेवा करेंगे। लेकिन ये क्या, आपने जो शपथ ग्रहण किया उसका विपरीत ही कर रहे होती हो। ऐसा क्यों? क्या दिखावा है भारत में? मेरा तो ये विचार है कि प्रत्येक जो है राजनीतिक नेताओं का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि भारत को जो है विकास करना। भारत, क्योंकि किसी भी राज्य में आपकी सरकार हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जिस राज्य में बिलोंग रखते हो, करते हो, उसमें 4 चांद लगा दो। अपना अपना कार्य अगर सभी सुचारू रूप से करें तो भारत जो है अपनी उस सीमा तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगा जो भारत ख्वाब देखता है। लेकिन भारत में सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक नेताओं में संतुलित स्थापित करना संभव नहीं है। क्योंकि अगर एक सही कर रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति उसको गलत कह रहा होता है, और वही व्यक्ति जब वो कर रहा होता है दूसरा व्यक्ति उसको गलत कह रहा होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना कि एक को सही और दूसरे को गलत, फिर एक को सही। क्या मतलब है इसका? जो सही है वो सही है। अब नोटबंदी ही देख लीजिए, अगर यही नोटबंदी अगर कांग्रेस सरकार के अंडर होती तो बीजेपी जो होती धरने पे बैठती, और जब बीजेपी के समय ये नोटबंदी की गई तो कांग्रेस के सारे पार्टी जो है वहाँ पर धरने में बैठ गए। तो किसको हम सही कहें और किस नेता को समझदार कहें कि सही देश को जो है आगे बढ़ा रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। इससे हमारे देश में संतुलित बनना संभव नहीं है। मैं तो यही आशा करता हूँ कि आने वाला समय में कोई अच्छा व्यक्ति हो जो देश को जो है सही मार्गदर्शन पर ले जाए। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि यूएस सरकार के बिगड़ने की तरह इनका भी वही हाल होता है। कोई अच्छा करना चाहता है तो उसको करने नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारी देश की। आपने यूएसएसआर के बारे में पढ़ा ही होगा, सोवियत यूनियन के बारे में। वहाँ गोलबोचो जो थे बहुत ही अच्छे मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके ही पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का जो है विघटन हो गया और अमेरिका जो है पावरफुल बन गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं अगर संतुलन स्थापित किया जाए तो इस प्रकार हर क्षेत्र में मानवीय कुदरती साधनों का उपयोग करना है। अगर तरक्की करना है तो जर्नल सी बात, हमारे कुदरती संसाधन का उपयोग करना हमें आना चाहिए। इसके विकास के लिए यत्न करने की नीति अपनानी गई है ताकि जो प्रति व्यक्ति आमदन में संतुलन पैदा हो सके। सार्वजनिक उद्योग का विकास कम क्षेत्रों में किया गया है और इस संबंध श्री राधाकृष्ण ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि क्षेत्रीय संतुलन विकास की जरूरत इस कारण है क्योंकि देश के विकास दर में वृद्धि तेजी से हो सके, या दूसरे इस देश में मनुष्य की उत्पादन शक्ति की जो है संतुलन पैदा किया जा सके। देखिए, सभी जो है थिंकनर उनके अच्छे विचार थे। हमेशा पंचवर्षीय योजना हो या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, हर जगह बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जिक्र किया गया है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आज के नेता लोग नहीं मानते हैं। वो तो अपना ही जो है गाना गा रहे होते हैं। आपको पता है भारत जो है सेक्युलरिज्म है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं, ना राज्य का कोई अपना धर्म होता है।
लेकिन आज के नेता लोगों की बात सुनिए, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत मुस्लिम राष्ट्र है, भारत सिख राष्ट्र है ना, कैसे कैसी बातें कर कर के जो है लोगों के अंदर जो है भाईचारे की भावना को नष्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आज राजनीति की सब पड़ी है। अगली अगर हम बात करें निवेश में वृद्धि, यानी ये भी पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण तत्व था कि निवेश में वृद्धि। योजनाओं की नीति का ये तत्व देश में निवेश में वृद्धि करने का था और हर एक योजना काल में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के उद्देश्य रखे गए जाते हैं। अब देखिए, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम विदेशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो है बहुत फ़ायदा होना होता है, लेकिन भारत में ही कहते हैं इन्वेस्ट कर क्या करें, कुछ है बचता ही नहीं तो करे क्या। आज तो हमारे लिए जो है अपने देश के पालन पोषण करना भी बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि आज कृषि उत्पादन भी बिछड़ रहा है। कारण क्या है, जो व्यक्तियों को करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, वो विदेशों की तरफ जो है पलायन कर रहे हैं, या जो गांव में कार्य कर रहे थे, जो खेती बाड़ी कर रहे थे, वो शहरों की तरफ जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियों उद्योगों में लग गए हैं। तो कच्चा माल जब रहेगी नहीं तो बड़े सामान क्या बनेंगे। लेकिन लोग यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना का जो है सबसे महत्वपूर्ण यही रखा गया, इंक्रीजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जितना हो सके इन्वेस्टमेंट सेक्टर को बढ़ाना है और जनरल सी बात है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है। और इस बात को योजनाबंदी में स्वीकार भी किया गया कि भारत गरीबी को दूर करने के लिए निवेश में वृद्धि करना ही इसका मूल्य तौर पर हल है। जनरल सी बात है, अगर भारत को आप गरीबी से मुक्त करना चाहते हो तो भारत में जो है विदेशों में मुद्राओं में जो है निवेश करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर विदेशों में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो भारत की गरीबी दूर नहीं होगी, क्योंकि जितना यहाँ पर पैसे आएंगे, जितने भारतीय करेंसी में जो है मजबूती आएगी, उतना जो है भारत विकास के रास्तों पर अग्रसर होगा। यदि हम अलग अलग योजनाओं के खर्च की तरफ ध्यान दें तो हम पाते हैं कि हर एक योजना काल में निवेश में वृद्धि कई गुना की गई, लेकिन इसका फ़ायदा जो है कुछ भी हमें नहीं मिला। कहते हैं भारत का जो देश आज़ाद हुए वो सारे के सारे विकसित हो गए, लेकिन भारत आज भी विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है तत्व के लिए, यानी गरीबी को दूर करना, रिमूव ऑफ पॉवर्टी। देखिए, ये सपना आज से नहीं है, जब भारत आज़ाद हुई तब से ये सपना हम देख रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको एनालाइज करके, तो भारत में जो है गरीबी बढ़ी है। पहले गरीबी की संख्या जितनी थी आज उससे कई गुना बढ़ गई है। अब इसके पीछे कौन सी नीति है, कौन सी योजना है, इसका जो है विस्तार पूर्वक यहाँ बताना संभव नहीं है। कहते हैं योजनाबंदी की नीतियों का एक और महत्वपूर्ण तत्व देश में गरीबी दूर करना है। भारत में 48 से 50% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और ये आंकड़ा आज भी कम नहीं हुआ है। चाहे सरकार कोई भी राज आ जाए, भारत में कोई भी नीति अपना ले, लेकिन ये गरीबी रेखा को नीचे करने का जो सपना देखा गया था आज़ादी के समय, वो आज तक कम नहीं हुआ, जबकि आए दिन ये जनसंख्या जो है बढ़ती ही चली जा रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, भारत में जो है लोगों की सैलरी बढ़ाई गई, लेकिन भारत में महंगाई भी जो है बढ़ाई गई। तो जब सैलरी बढ़ती है, तनख्वाह बढ़ती है, पैसे बढ़ते हैं, अगर महंगाई भी उसी दर से बढ़ता रहे तो जनरल सी बात है कोई कमी नहीं आती है गरीबी में, क्योंकि जो सामान गरीब पहले लेने में असक्षम थे, आज वो सामान लेने में सक्षम नहीं है। तो गरीबी अगर दूर करना है तो भारत में जो है सबसे पहले सभी लोगों को जो है रोजगार देने की आवश्यकता है, और इन लोगों की ज़रूरत वस्तुएं प्रदान करने के लिए उनकी आरंभिक ज़रूरतों को पूरा करने के यत्न योजनाबंदी की नीतियों का मुख्य तत्व के रूप में सम्मिलित की गई। और इस उद्देश्य के लिए संयुक्त ग्रामीण विकास योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को दूर करने में प्रयत्न किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके स्थिति में सुधार किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। अगला हमारा जो है तत्व पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बहुत सारी समस्या पैदा हो रही है, और इसमें से सबसे खतरनाक जो है बेरोजगारी ही है। सबसे खतरनाक जो स्थिति है बेरोजगारी ही है, और बेरोजगारी से देश के नौजवानों में बेचैनी और अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जनरल सी बात है, इसमें तो मैंने कई वीडियो में बात बताई है कि भाई जो रोजगार में वृद्धि नहीं कीजिएगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कहते हैं बेचैनियाँ बढ़ती है, लोग जो हैं, एक बात तो आपको कहावत याद ही होगा, खाली मन शैतान का घर। अगर कोई कार्य नहीं कीजिएगा, कोई काम नहीं कीजिएगा तो जनरल सी बात है आप कई तरह के जो भ्रष्टाचार नीतियों में जो है अनुसरण कर लीजिएगा, और ये सरकार को फ़ायदा होता है। लोगों को बेरोजगार रखते हैं, और जब इनको सांप्रदायिक दंगा फसाद करवाना होता है
तो उन बेरोजगार जो चिन्हित किए होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको 500 रुपया या 1000 रुपया पकड़ाते हैं और देश में जो है गलत रूल रेगुलेशन को पैदा करते हैं, जिससे भारत जो है की अखंडता टूटती है। तभी तो आजकल आप लोग देखते ही होंगे न्यूज़ में आए दिन मंत्री जी होते हैं जो एक दूसरे धर्म के प्रति गलत विचारधारा पैदा कर रहे होते हैं, और आए दिन जो है न्यूज़ वालों को नए नए मुद्दे मिल रहे होते हैं कि भारत पता ना क्या क्या उल्टे पुल्टे बोलते रहते हैं। मैं कहता हूं कि अब संविधान में इस बात के लिए कोई रोक नहीं है कि अपने देश के प्रति कुछ भी ना बोले, न धर्म के पीछे कुछ भी ना बोले। अरे राजनीति करना है तो उनकी गलतियों को बताओ ना, आप धर्म को क्यों उठा लेते हो बीच में, और क्यों जो है गलत धर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हो। त्रिपाण सेंटर का यही मानना है कि देखिए दोस्तों, अगर आप बड़े पद पे हो तो जर्नल सी बात है आप सभी जातियों के प्रतिनिधि हो, तो इसमें जातीय धर्म की बात कहाँ से आ जाती है। आपको तो हर एक व्यक्ति को एक समझना है, भारत के नागरिक समझना है, क्योंकि आप भारत में राज कर रहे हो तो भारत को समझो ना। आप ये क्या जाति और धर्म के रूप में बांट रहे हो। जब इलेक्शन होती है ना तो उन्हीं जाति के पास आप जाते हो और बाद में उन्हीं को ही गलत ठहरा रहे होते हो। ये गलत है। आपको हर व्यक्ति चुनता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। तो आपका भी फर्ज ये है कि आप सभी को एक समान मानिए। जब आप घर में रहिए तो धर्म को मानिए, जब आप ऑफिस में रहिए तो आपको सबको एक आंख से देखना पड़ेगा, तभी जो है देश में बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म होगा। और मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ कि भ्रष्टाचार सबसे अधिक जो है सरकारी मशीनरी में है। सरकारी जॉब जितने भी व्यक्ति करते हैं मैक्सिमम लोग भ्रष्ट कैटेगरी के ही हैं। अब जितने भी मर्जी देख लीजिए, आए दिन छापे पड़ते हैं तो आम गरीबों पर छापा नहीं पड़ता है, उन लोगों पे पड़ता है जो सरकारी जॉब कर रहे होते हैं, सरकारी विभाग में कार्यरत होते हैं। तो इससे क्या साबित होता है, क्योंकि जर्नल सी बात है, अगर आप मान लीजिए कोई दुकान में जाते हो, वो दुकानदार जो है महंगा लेता है आपसे, आपके साथ भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है, महंगा सामान देता है, तो आप दूसरे दुकान में चले जाते हो, कहानी ख़त्म। लेकिन अगर मान लीजिए जन्म पत्री बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, कोई नाम चेंज करवाना हो, ये सब सरकारी मशीनरी ही कार्य करती है। जर्नल सी बात है, तो आपको सरकारी विभाग में जाना पड़ेगा और वहाँ पर वो जो मुँह खोलेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कार्य ही नहीं होगा आपका। तो सोचिए, विचार कीजिए, आम लोग भ्रष्ट हैं कि ये सरकारी जॉब पे करने वाले व्यक्ति सब भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्ट का कारण भी यही पैदा होती है। अगर मैं यही कहता हूँ कि अगर ये नैतिकता को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे देश में जो है ऐसे बेरोजगारी भी नहीं रहेगी। कहते स्वरोजगार योजना के अधीन पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और इस प्रकार रोजगार में वृद्धि करना योजनाबंदी की नीतियों का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, मैं ये बात कहता हूँ कि हर एक सरकार बनने से पहले वो रोज़गार पे ही जो है प्रहार करते हैं कि हम देश में जब हमारी सरकार आएगी तो हम रोज़गार को बढ़ाएंगे, हर एक व्यक्ति को जो है हम रोज़गार देंगे। लेकिन जब सरकार उनकी बन जाती है तो कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कुछ व्यक्तियों को जॉब दे देते हैं, उसके बाद निश्चिंत के नींद जो है सो जाते हैं और आराम से जो है अपने एसी में बैठ के अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगली अगर हम बात करें पॉइंट पे, तो सामाजिक भलाई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं योजनाओं की नीति का महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक भलाई में वृद्धि करना भी बताया गया है। यानी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो तत्व है वो है सामाजिक भलाई भी है। वास्तव में भारत एक समाजवाद राष्ट्र है जिसमें संपूर्ण देश की भलाई के लिए योजना का निर्माण किया जाता है। देखिए, ये बात यहाँ साफ शब्दों में किया गया है कि जब योजनाबंदी होती है तो पूरे भारत के लिए होती है, न कि एक क्षेत्र के लिए होती है। और इस प्रकार अमीर और गरीब दोनों में अंतर को घटाने के यत्न भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ किताबी बातों में है, सच्चाई में कुछ नहीं है। और इस प्रकार सामाजिक भलाई में वृद्धि करने के यत्न भी किए जाते हैं। ये बात बहुत ही दुखदायक स्थिति है दोस्तों। कहते हैं अमीर गरीब में तब फर्क होगी जब उनके एजुकेशन सही होंगे। आपने कभी देखा होगा या कभी देखा है कि बड़े बड़े लोग जो हों आम गरीब स्कूलों में जाके देखें जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में हैं? नहीं, ऐसे आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। जब ये जाएंगे तो उन स्कूलों को सजा देती है। कभी देखा है कि अचानक वो स्कूल में पहुंच गए हों और वहाँ के जो है बारे में पता करते हों? ऐसा नहीं देखने को मुझे मिला। ऐसा तो होता ही नहीं है। जब वो जाते हैं तो 100 दिन पहले ही बता देते हैं कि हम आपके स्कूल में आ रहे हैं निरीक्षण करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, पहले ही रोडों को सजा देते हैं, बिल्कुल ही चिकना कर देते हैं, चाहे वो 10 साल से घटिया रोड क्यों न रहा हो। स्कूलों को ऐसे रंग पोत देते हैं जैसे कि वो तो नया था। बच्चों को तो ऐसे कहते हैं सज धज के आने के लिए कि कभी सजे धजे ना हो। और देखिए, जब मंत्री जी का आगमन होता है तो उसमें भी राजनीतिक होती है। वो सारे जो अनपढ़ बच्चे होते हैं, जो मूर्ख टाइप के होते हैं, उनको वो दूर कर देते हैं और जो थोड़ा सा समझदार होता है उनको आगे कर देते हैं।
तो क्या है ये? वोट लेने के समय आप गरीबों के हाथ पढ़ रहे हो, गरीबों को रिक्शा पे यात्रा कर रहे हो, लेकिन जब वोट मिल गया तो आप एसी का जो है ऐसो ही नहीं छोड़ रहे हो। तो कैसे सामाजिक भलाई होगी? सामाजिक भलाई की तो यहाँ पर कहीं दिखा ही नहीं गया। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई, पंचवर्षीय योजना में इसको रखा गया। आगे देखते हैं, मानवीय पूंजी। देखिए, मानवीय पूंजी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ह्यूमन कैपिटल हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं योजनाबंदी की नीतियों में मानवीय शक्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए मानवीय पूंजी का विस्तार करने के कदम उठाए गए और मानवीय पूंजी में वृद्धि के लिए सुधारों और तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। सरकारी देखा जाए तो तकनीकी विस्तार पर जोर देना काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि भारत तभी प्रोग्रेस कर सकता था जब हम आधुनिक चीज़ों का जो है प्रयोग भलीभांति करना जाने। भारत में तकनीकी सामान्य के स्थान पर तकनीकों को प्राप्त किया जाता है। जो देश में पढ़े लिखे और जो है सिखलाई को माहिरों की गिनती में वृद्धि करने के यत्न भी किए जा रहे हैं और इस प्रकार मानवीय पूंजी में वृद्धि भी योजनाबंदी की नीतियों का मुख्य लक्ष्य बन जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है नेहरू विकास मॉडल, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे हमारा जो होगा नेहरू विकास मॉडल होगा, फिर से गांधी मॉडल विकास होगा, फिर जो है मनमोहन विकास योजना होगा। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण आगे आपके समक्ष रहने वाला है। लेकिन नेहरू विकास मॉडल की बात करें तो भारत की योजनाबंदी नीतियों में नेहरू विकास मॉडल को अपनाया जा रहा है। यानी जब पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई तो नेहरू विकास मॉडल को अपनाया गया। बाद में जो है इसमें बहुत से तब्दीली होने को मिला। जब है राव नेहरू भी जो है राव का भी आया, मनमोहन का भी आया, इवन कि महात्मा गांधी जी का भी आया, तो हर का मॉडल आया, लेकिन सबका अपना अपना जगह पर अपना विशेष स्थान था। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। कहते हैं इसका परिणाम स्वरूप भारत दुनिया के औद्योगिक विकास वाले देशों में 10वां स्थान प्राप्त कर चुका है और देश में निवेश की गति इस ढंग से अपनाई है जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जो है औद्योगिक विकास के जो है तेज़ी से हुआ है। और इस मॉडल के मुख्य लक्षण यहाँ पर दर्शाई गई है। देखिए, पहला जो यहाँ पर नेहरू विकास मॉडल बनाई गई थी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत, इसका पहला तो यही लक्ष्य था कि खेती बाड़ी के उत्पादन में वृद्धि के लिए नए बीज, खाद, औजार और तकनीक का प्रयोग करना, ये नेहरू मॉडल के अंतर्गत था। दूसरा ये था कि भारी उद्योग का विकास, जिससे उपभोगी वस्तु का आत्मनिर्भर प्राप्त किया जा सके, जो उपयोगी वस्तु है उसमें आत्मनिर्भर किया जा सके और देश में मशीनों का निर्माण हो सके, सिंचाई शक्ति और आवाजाही और संचार में वृद्धि करना और साइंस और तकनीक का विकास करना, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। इस प्रकार की नीतियों ने भारत के आज तक विकसित करने में काफ़ी लाभदायक योगदान डाला। तो देखा जाए तो नेहरू विकास मॉडल काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हम टॉपिक करेंगे भारत में योजनाबंदी की नीतियों में आई तब्दीलियों को स्पष्ट करें, तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें हम राव मनमोहन नीतियों का व्याख्या करेंगे, मॉडल की व्याख्या करेंगे, आधुनिक विकास की नीतियों की व्याख्या करेंगे, गांधी विकास मॉडल की व्याख्या करेंगे, नेहरू विकास मॉडल की व्याख्या करेंगे। तो आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण बनने वाला है, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर लाइक करना आपकी ज़रूरत है, तभी मुझे प्रोत्साहन बढ़ेगा और आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा करूंगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जर्नल सी बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत कुछ है। कहते हैं 8th क्लास से MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो हैं जो आपके लिए हैं, जो आपके समझ के लिए है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।